नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो 8 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। 2014 के मई माह में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2019 में मोदी 2.0 की सरकार भी आई, यानी कि दोबारा 5 साल बाद दोबारा चुन करके आए और 8 साल पूरे हो गए हैं। अब एक तबका है जिसको सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में अच्छाई दिखाई देती है कि कुछ बुरा किया ही नहीं है, और एक तबका है जिसको सिर्फ और सिर्फ बुराई दिखाई देती है कि सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक को सिर्फ अच्छाई, एक को सिर्फ बुराई। ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन इस तरीके से विभाजित और बटे हुए मत में आप अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए, जैसे मसलन कुछ मुद्दे गरीब कल्याण की बात की सरकार की तरफ से की गई, और सरकार के तरफ से या पक्ष से जो लोग बोलते हैं उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत कुछ हुआ है। वहीं विपक्ष ने कहा महंगाई भी बढ़ी है, इस पर जद्दोजहद चलती है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित करने की बात की जाती है, और वहीं दूसरी तरफ आरोप लगता है हिंदू मुसलमान विभाजन का। एक तरफ गर्व की बात होती है कि गर्व करिए आप भारतीय हैं, दूसरी तरफ नफरत की बात होती है कि इस सरकार ने सिर्फ नफरत दी है। आप अपने आप को कहां पाते हैं? इस बहस में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, और मुकाबला का मुद्दा है 8 साल मोदी सरकार बेमिसाल या बदहाल। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अभय दुबे हैं कांग्रेस पार्टी के, सुजाता पॉल आप कांग्रेस समर्थक हैं, महेश वर्मा नेता बीजेपी, और कात्यायनी चतुर्वेदी आप बीजेपी समर्थक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल या बदहाल, यह है हमारा आज का टॉपिक। आप सब वक्ताओं को 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा अपने शुरुआती वक्तव्य के लिए। सबसे पहले महेश वर्मा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मैं इस 8 साल को 8वां वंडर इसलिए कहता हूं कि इस देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों मोर्चे पे जिस तरह से 8 साल में बदलाव आया, वो पिछले 1000 साल में इस देश में नहीं आया। सामाजिक मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो या धारा 370 हो, या वो 3 तलाक हो, या अयोध्या मुद्दा हो, या वो सीएए हो, जिस सद्भावना के साथ इस सामाजिक जो एक असमानता थी हमारे देश में, जिसके ऊपर कांग्रेस की विडंबना देखिए इस देश में कि जब राजीव गांधी जी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में थे और 3 तलाक को लेकर हमारी बहनों को किस तरह से उन्होंने तिरस्कृत किया मात्र वोट के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था आपके पास। वही काम हमने 50 साल के बाद जो है सद्भावनापूर्ण तरीके से किया। अयोध्या हजारों साल का विवाद निपटा, बिना किसी खून खराबे के निपटा। धारा 370 खत्म हुआ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमने अपने दावे मजबूत किए। अगर धारा 370 खत्म नहीं होता तो ये चीज आप कहने के लायक नहीं थे। सीएए असम, जो हमारा आसाम की एक, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सीएए के माध्यम से हमने उसको पूरी तरह से खत्म किया। महेश जी, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा। मैंने हालांकि बहुत मुश्किल काम बोला है कि आपको 1 मिनट का ही समय दिया 8 साल का बखान करने के लिए। ये मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, लेकिन अब क्या करें, वक्त ही कम है। हाँ संकेत जी, ये प्रतिध्वनि अगर जो इको हो रहा है महेश जी सुन पाए तो मैं बताना चाहता हूँ उन नारों को जो 2014 के पहले दिए गए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। युवा बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। रुपए पर डॉलर का वार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अपने 8 सालों का चरित्र चित्रण सरकार प्रारंभ होने के पहले नारों में दे दिया। एक और नारा दिया था, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने कहा कि अच्छा और बुरा दोनों हुआ, तो जिनके लिए अच्छा हुआ पहले उनकी बात मैं कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए, 5000 करोड़ रुपए चंदा एकत्रित कर लिया। उन धन्ना सेठों के अच्छे दिन आए जो 1002 करोड़ रुपए कमाने लगे प्रतिदिन। उन बैंक फ्रॉडस्टर्स के अच्छे दिन आए, नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय भाई, ऋषि अग्रवाल, जो 5,35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूटकर बाहर भाग गए। उन लालाओं के अच्छे दिन आए जिन्होंने 200 रुपए का दाल और तेल हिंदुस्तान में बेचना प्रारंभ कर दिया। आपका भी 1 मिनट खत्म हो गया। दुबे जी, आपसे भी माफी मांगता हूं कि सरकार की बुराई गिनाने के लिए आपको भी महज 1 ही मिनट दे पाया मैं। अब
कात्यायनी चतुर्वेदी जी, आपका 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी, इस चर्चा में शामिल करने के लिए। को पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ूं। अब से काउंट करिएगा 1 मिनट। देखिए, आपने कहा कि ये 8 साल बेमिसाल या बदहाल, लेकिन मैं कहूंगी कि इन 8 सालों को आप कमाल के तौर पर देखिए। जो काम अब तक नहीं हुए थे वो हुए। मैं कहती हूं कि विश्व स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाने का तो काम हुआ ही इन 8 सालों में, साथ ही साथ नीति और नियत से देश का चहुमुखी एक विकास हुआ, एक दबदबा बना। जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। आप खुद देखेंगे, आप इस बात को मानेंगे। अभी जापान हालिया अब उनके दौरे की बात करें तो 3 दिन के दौरे के बाद लगातार इतने राष्ट्रों के प्रधानमंत्री मुख्य जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनसे मिलने के बाद वो वापस आते हैं और कैबिनेट की बैठक तुरंत बुलाकर फिर से देश के विकास में किस तरह से योगदान उनका हो सकता है उस पर लग जाते हैं। मैं इनको इस विस्तार से बात करूंगी, लेकिन बिना भेदभाव के सरकारी लाभ इन 8 सालों में गरीब कल्याण तक पहुंचाने का काम किया गया है। लगातार गांवों में किस तरह से लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाया जाए इसके लिए काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा प्रयास कभी हुआ नहीं था जो आयुष्मान योजना के तहत हुआ है। आज भारतीयों का आत्मविश्वास विश्व स्तर पर बहुत बढ़ गया है। विश्व मंच पर भारत की भूमिका बदल गई है। एक जो सॉफ्ट स्टेट हुआ करता था वो बदलकर अब भारत को चलिए मैं आऊंगा तौर पर नहीं देखते हैं। जी कात्यायनी जी, वापस आऊंगा आपके पास। सुजाता पॉल। छल, कपट, झूठ, नफरत, यही है उपलब्धि 8 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। जिस प्रकार की नफरत इन्होंने फैलाई है, सैनिकों के साथ जो छल किया है, किसानों के ऊपर काले कानून लेकर आए हैं और देश में केवल नफरत फैलाई है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाना है, कभी इसको झुटलाना है, कभी पास्ट में चले जाना है, ये बताना है कि पहले क्या हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि महंगाई, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है, अर्थव्यवस्था को अर्श से फर्श तक लाकर पटक दिया है। जो वैश्विक भुखमरी है उसको देखिए, 55 से 101 हम पहुंच गए। फ्रीडम ऑफ प्रेस में 140 से 150, रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स पे 35 से 79, डेमोक्रेसी इंडेक्स में 27 से 46, 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। मगर भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार लोगों को लड़ाकर डिवाइड एंड रूल कर चाहती है कि सत्ता में बने रहे। सच्चाई ये है कि देश ऐसे नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में संविधान की भी हत्या की है, लोकतंत्र की भी हत्या की है। शुरुआती वक्त है, मुझे लगता है ये सब्जेक्ट ऐसा था, इसमें 1 मिनट वाला फॉर्मूला रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सबके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से मुकाबला में आपका स्वागत है। हम सवाल दोहरा दें, 8 साल मोदी सरकार बेमिसाल या बदहाल। महेश वर्मा, आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे कि हमने शुरुआत में भी ये कहा था कि एकदम ये कंक्लूड कर देना कि सब कुछ अच्छा या एकदम ये कह देना कि सब कुछ बेकार, ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप नहीं मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि सही रूप से होनी चाहिए थी और वो नहीं हुई हैं? नफरत फैल रही है, नफरत फैलाने वालों को राजनीतिक संरक्षण की बात भी लगातार हमने यहां पर हाईलाइट की है। आप भले ही उपलब्धियां गिनाएं, लाभार्थियों के बारे में बताएं, जो बात सही है सरकार ने किया है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है। आपको वो त्रुटियां नहीं दिखती? महेश वर्मा। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप 8 साल की चर्चा कर रहे हैं और 8 साल की अगर आप चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा अतीत है तो कहीं न कहीं सामने रख के आप बात करेंगे। और ये 8 साल किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनके पास ये नैतिक बल नहीं है कि वो कह सके। और अभय बाबू, जो आप कह रहे हैं ना कि अब की बार मोदी सरकार, ये अब की बार मोदी सरकार नहीं, ये दूसरी बार मोदी सरकार है। आप लोग जो ये नारा गढ़ रहे हैं ना, इस नारे में कोई दम नहीं है मेरे भाई। अगर ये देश को 40 लाख करोड़ का बजट मिलता है और 26 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के द्वारा अथक परिश्रम करने के बाद भी आप 14 लाख करोड़ तक पहुंच पाए, ये वही देश है जहां आप 40 लाख के बजट के साथ ये देश जो है प्रगति कर रहा है। यानी भ्रष्टाचार मुक्त, कांग्रेस मुक्त देश का तस्वीर अगर ऐसी आती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है।
संकेत जी, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के विकास को 3 तलाक में 60 साल पीछे पहुंचा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, आप सिलसिलेवार उठाइए। मीन स्ट्रीट मेमो क्या कहा उसने ये कहा है कि गलत नोटबंदी का निर्णय और गलत तरीके से जीएसटी, हिंदुस्तान का जो एमएसएमई 6.3 करोड़ के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिसमें जीडीपी का, एक्सपोर्ट का 48% कंट्रीब्यूशन है, वो कोलैप्स हो गया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। अभी हाल ही में ऑक्सफैम ने क्या रिपोर्ट दी अभी कि 84% लोगों की आमदनी घट गई। 12 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री जी ने कभी इन विषयों पर बात नहीं की, इन नाकामियों पर पर्दा, निराशा और नकारात्मकता फैलाई। अब ये बात, इनके नारे बदल गए सके कि अब की बार 80 और 20 पर वार। आपको लगता है कि सरकार का प्रदर्शन और चुनावी प्रदर्शन को जोड़ करके देखा जा रहा है और ये जोड़ करके देखा जाना ठीक है? नहीं संकेत जी, बिल्कुल आपने ये बात खुद ही कह दी। सरकार का प्रदर्शन ही था जो 2019 में वो वापस आए। जनता ने भरोसा जताया उन पे। 2014 के बाद अगर आज की स्थिति से आप तुलना कर लें 2022 की, तो स्थितियां क्या थी और अभी क्या हो गई हैं। सबका अपना अपना, देखिए जिस तरह से अभी अभय जी ने कहा, मैं कहती हूँ कि नजर और नजरिए का फर्क है। आप बार बार एक कहते हैं कि बेमिसाल है। नहीं जी, मैं कहती हूँ कि बदहाल तो कहीं से है ही नहीं संकेत जी। और जो कमियां जरूर होती हैं, हर जगह आप एक कदम उठाते हैं, कुछ उसमें खामियां आती हैं, लेकिन सरकार लगातार उन मोर्चों पर खड़ी है, उस पर काम कर रही है। स्थिति को नियंत्रण में करने की लगातार कोशिश भी की जाए। ये नहीं हो रहा है कि जी हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। आज इन 8 सालों में अगर हम देखें तो जो आम लोग हैं उनको किस तरह से लाभ पहुंचा है, आप सरकारी जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से ही देख लें, तो यही इसी का नतीजा था कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बार फिर से लोगों ने भरोसा जताया और जीतकर वो सरकार आई सत्ता में। मैं आपके पास आना चाहता हूं सुजाता पॉल, और मेरा सवाल आपसे ये है। अरे चुनाव से पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। अभी देश में कहीं चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन 9.5 रुपए पेट्रोल पे और डीजल के दाम घटे हैं सुजाता जी। इस बात को नहीं जा सकता है। अभी कहीं भी चुनाव नहीं है। हर बात को चुनाव से जोड़ के देखने का नजरिया आप लोगों का बढ़ी रही है। है। सच्चाई ये है कि ये अहंकारी सरकार है, चुनावी मोड में रहने वाली सरकार है, साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाती है केवल चुनावों को जीतने के लिए। लोगों का साथ नहीं चाहिए इनको। ये तुष्टीकरण करते हैं, ये संविधान का नाश करते हैं, ये संविधान में विश्वास नहीं करते। अरे संविधान में विश्वास करते तो कात्यायनी जी, सुजाता जी, प्लीज एक एक करके, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। संकेत जी, एक एक करके, सुजाता पॉल। ये अहंकार ही सरकार है। ये अहंकारी सरकार इसलिए है क्योंकि मैं अपना सवाल पूछना चाहता हूं आपसे पहले, इससे पहले कि आप जवाब दें। सुजाता जी, 2 चीजें हैं। अभी कात्यायनी चतुर्वेदी ने तमाम चीजें गिनाई, सरकार ने जनता के हित में ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मेरे ख्याल से अभी यूपीए की अगर बात हम करेंगे तो आप भी 10 चीज गिना देंगी। एक चीज है कि इन स्कीम्स का लाभ लोगों तक पहुंचना और उसका प्रचार हो जाना और उससे वाकई फायदा हो जाना, और एक बात है कि इन स्कीम्स में जो लोगों को लाभ नहीं पहुंचा उस विफलता को लोगों तक पहुंचाना या उसको मास मूवमेंट की तरह यह दिखाना कि लोग अगर परेशान हैं तो अपने आप को एक विकल्प के रूप में राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करना। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? आपको लगता है यह कांग्रेस की एक विफलता रही है कि उनकी भले ही कमजोरी रही हो, लेकिन आप इतने मजबूत नहीं हैं कि आप उस पर कैपिटलाइज कर सकें? नहीं संकेत जी, सच्चाई ये है कि सरकार में जो होता है उसका धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है कि संविधान का पालन करे। संविधान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लोगों को जागरूक करना, और हम एक कल्याणकारी राज्य है तो लोगों को आगे बढ़ाना और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना, ये हर सरकार का धर्म होता है। उसका प्रचार प्रसार अवश्य करना चाहिए, मगर मोदी सरकार जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रही है, ऐसा लगता है कि आज तक मोदी
मोदी सरकार के पहले कभी किसी गरीब का कल्याण नहीं हुआ। यहाँ पे कोई गरीब जो है वो उसकी स्थिति बेहतर नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि ये प्रसार जीवी सरकार है। ये अहंकारी सरकार जो है ये चुनावी मोड में रहती है और इनके साथ दिक्कत ये है कि ये हर कि भाई हम सरकार से 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसा रास्ते में खत्म हो जाता है। इन्होंने हर समय सोचना है, पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रही कांग्रेस हमेशा। अगर आप में ये विफलताएं हैं जिसका जिक्र अभी सुजाता पॉल ने और अभय दुबे ने भी किया है, तो आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से वो जनता को मना नहीं पा रहे हैं या इतने सक्षम अपने आप को नहीं पाते हैं कि वो जनता को ये मना पाए? मतलब विफलताएं हैं लेकिन राजनीतिक विकल्प उस तरीके का नहीं है। बिल्कुल संकेत जी, मैं एक बात कहूंगी, आपको भी याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने स्वयं कहा था कि हम केंद्र से जी 10 रुपया भेजते हैं और 9 रुपए रास्ते में कहीं रह जाता है। ये आंकड़ा मैं रुपयों का आप इधर उधर कर लीजिए, रह जाता है, वो पहुंच नहीं पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी उसके तहत ही आज डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तहत कोई बिचौलिया, कोई दलाल नहीं है, सीधा उनको पैसा मिल रहा है। मैं कहती हूँ कांग्रेस ने, आप कह रहे हैं जो सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को आज घर मिले, आज करीब 3 करोड़ घर लोगों को मुहैया कराए गए हैं। ये योजना पहले की बनी हुई है, यूपीए सरकार की बनी थी, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार रही कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने उसको सुचारू ढंग से एक नीति और नियत के तहत आगे बढ़ाया और आज उसका परिणाम ये है कि आज हमारे देश में 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं आवासीय शहरी योजना के तहत। सुजाता पॉल का जवाब महेश जी, आऊंगा आपके पास एक बार। सुजाता पॉल का जवाब। संकेत जी, देखिए ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज का प्रचार करती है और बहुत बेहतर तरीके से करती है, मगर एक एक करके प्लीज सुजाता पॉल। हाँ, हर चीज को तोड़ फोड़ कर जिस प्रकार से दिखाती है संकेत जी, उसका ये एग्जाम्पल है जो राजीव गांधी जी की इस बात को ये बोलते हैं। राजीव गांधी जी ने यही तो कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे जो है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बिचौलिए इसीलिए पंचायती राज को हमें मजबूत करना है और हम इसे कर रहे हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, डिजिटल इंडिया आज इसलिए है क्योंकि राजीव गांधी जो है वो IT को लेके आए। उस वक्त आप लोगों के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी सड़कों पे घूमते थे, छाती पीटते थे कि इससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये ना बताइए, धीरे धीरे समय के साथ समय का पहिया जैसे जैसे घूमता रहा वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती रही। जो चीज डायरेक्टली केरोसिन का तेल जैसे राशन की दुकान में मिलता था, आज डायरेक्टली अगर किसी को पैसा मिल रहा है तो समय के साथ बदलाव आया है। मगर आप अगर उसे ऐसे दिखाएंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी। जी महेश वर्मा जी बताइए। देखिए, मैं संकेत जी यही कहूँगा कि अगर ये 8 साल का ये 8वां वंडर अगर मैं कह रहा हूं आपको, कि पीछे मेरा कोई श्रद्धा और सम्मान नहीं है। नहीं, क्या कह रहे हैं? 8 वंडर तथ्यात्मक सच है, ये सच को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ। और अगर राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं हम, अगर विकासवाद की बात कर रहे हैं हम, को अगर हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश और कांग्रेस मुक्त देश, तो उसका कारण यही होता है संकेत जी कि इस देश में ये पार्टी परिवारवाद और वंशवाद से निकल नहीं पाई है। ये राष्ट्रवाद और विकासवाद को जो है कभी स्वीकार नहीं कर पाई है। आज यही कारण है कि इस पार्टी का कहीं अब नामो निशान इस देश में बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे दिखाई। 2 चीजें हैं महेश जी, मुझे समझ में नहीं आता। ये पूरी तरह से एलिमिनेट देखिए, या तो आप अपनी उपलब्धि गिनाएं या अगले की बुराई दिखाएं। आपको लगता है ये दोनों ही चीजें दिखाते हैं? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब राजनीतिक वार होता है तो इस बात का जिक्र कुछ जरूरत से ज्यादा ही होता है कि वो देखो कितने खराब। अरे 8 साल पहले ही चली गई है वो सरकार, अभी भी आप उनकी बुराई किए जा रहे हैं। अपनी कुछ अच्छाई भी तो बताइए। संकेत जी नहीं, संकेत जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पूरे 70 साल की राजनीति का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उसके 3 पड़ाव है। पहला पड़ाव है आजादी से 1967 तक का, उसके बाद 1967 से 1989 तक का। 1967 तक तो आजादी का जश्न मनाते हुए कांग्रेस ने राज किया। 1967 में जब ये परिवार एक तरह से राजनीतिक रूप से अपना आधिपत्य
जब जमाने लगा तो उस समय क्षेत्रीय छत्रप जो थे वो बौखलाने लगे और सामाजिक क्रांति के नाम पर जाति, धर्म और वर्ग के रूप में कहीं राजनीति आई। वो 1989 में मंडल में उत्तर भारत में फैली। जब 2014 आया तो वो राजनीतिक दिशा और दशा दोनों बदली, और उसका कारण क्या था? राष्ट्रवाद और विकासवाद, जिसका स्वाद जो है 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चखाना शुरू किया। उसका आस्वादन जब हुआ तो 2019 में वो कहीं ना कहीं अबे दुबे, और महेश वर्मा जी का ये कहना है कि भारत के आजादी के बाद के राजनीतिक इतिहास में 2014 एक पड़ाव है, जिसके बाद जिस तरीके से राजनीति हो रही थी वो बदली है, खत्म हुई है। मैंने तो आपको कहा कि कुछ लोगों ने उसका स्वाद चखा। मैं संकेत जी समूचे देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप याद कीजिए कांग्रेस पार्टी के जब भी भारतीय जनता पार्टी से उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे ना, तो वो इतिहास से प्रतिशोध लेने लगते हैं। ना जाने कहां 1970 और 1980 और 1947 तक जाते हैं। 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी तो क्या चर्चा के मुद्दे थे आपके साथ डिबेट में जब पार्टिसिपेट करते थे? मैं देखता था प्रवक्ताओं को, तो न्यूक्लियर डील होगी कि नहीं होगी, देश के 75 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देश के 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान के काम करने वाले लोगों को मनरेगा के तहत काम का अधिकार 14 करोड़ लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा कि नहीं, पारदर्शी गवर्नेंस के लिए सूचना का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज किस पर चर्चा होती है आप कल्पना तो कीजिए। अभय दुबे अपनी तरफ से कोई बात इस शो में नहीं कहना चाहता। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, $97 बिलियन का आपने इंपोर्ट चाइना से कर लिया एक साल में, जानते हैं आप? ये आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न चूर चूर हिंदुस्तान का कर लिया। पढ़िए ना, उसमें उन्होंने कहा खिलौने उद्योग को, साइकिल उद्योग को, एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया गया चाइना के इन सामानों से, और आप कहते थे हमने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। आप सरहदों से लेकर व्यापार की हदें भी चीन को पार करा दी। भारत की संप्रभुता पर भी आंख बंद करना प्रारंभ कर दिया। ना वहां कोई आया है, ना वहां कोई घुसकर बैठा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर पढ़िएगा, 67,000 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं 3 सालों में, आपने खर्च नहीं किए। वो कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट में था वो 4.37% से 3.414% तक आ गया। लगातार आप उसको कम करते जा रहे हैं। आप पढ़िए तो सही एग्रीकल्चर में जो अभी महेश वर्मा जी का जवाब जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से महेश वर्मा जी आपका जवाब। देखिए अभय जी, जिस नीयत से और जिस इरादे से अपनी बातों को रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये देश ना आपके इस इरादे से कहीं सहमत होगा और ना इस आरोप से सहमत होगा। अगर ये आपके इरादे और ये आरोप अगर कहीं सही होते तो इस देश में आप कहीं दिखाई दे रहे होते। तो पहले तो इस सच को स्वीकार करके अगर कोई बात रखिएगा कहीं भी किसी भी चैनल पे, तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। एक बात। दूसरी बात कि अभय जी, आप जो है, आपके नेता, आपका नेतृत्व, आपका व्यक्तित्व क्या है, कैसे है, उससे भारतीय जनता पार्टी और भारतवासियों को लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात से जरूर लेना देना है कि वो ये है कि अगर भारत इस हालात में भी, कोरोना काल में भी, संक्रमण काल है, युद्ध काल है, 85% आयात करके, आयात पर निर्भर आपका देश आज के डेट में 40 लाख बजट पेश कर रहा हो, आज के डेट में आपके पास आपके पड़ोसी देश कंगाल हो रहे हो, पड़ोसी देश। अच्छा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। महेश वर्मा जी, अभय दुबे, कात्यायनी चतुर्वेदी और सुजाता पॉल, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 8 साल हुए हैं, अब जब 9वां साल होगा तो उसके बाद फिर यही बहस करेंगे, और वो करना लाजमी है कि ये बेमिसाल हैं या बदहाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी, उसके तहत ही आज डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तहत कोई बिचौलिया, कोई दलाल नहीं है, सीधा उनको पैसा मिल रहा है। मैं कहती हूँ कांग्रेस ने, आप कह रहे हैं जो सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को आज घर मिले, आज करीब 3 करोड़ घर लोगों को मुहैया कराए गए हैं। ये योजना पहले की बनी हुई है, यूपीए सरकार की बनी थी, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार रही कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने उसको सुचारू ढंग से एक नीति और नियत के तहत आगे बढ़ाया।